हाय फिलास एंड वेलकम टू कलयुग हेल्थ। मैं डॉक्टर गौरव पाटिल और मैं आज बात करने वाला हूँ हम सबको घर के अंदर बंद करके रखने वाले, इकोनॉमी, जीडीपी सबको डाउन करते हुए अचानक सब कुछ बदल देने वाले कोरोना वायरस के बारे में। दोस्तों, लॉकडाउन को आई थिंक 63-64 डेज हो चुके हैं और अगर आप हर एक न्यूज़ चैनल पे सुबह, दोपहर, शाम कोरोना और उससे इन्फेक्टेड मरीजों के आंकड़े, नंबर्स देख देख के ऊब चुके हैं, तो क्यों ना हम जान लें कि क्यों ये कोरोना इतने फास्ट स्प्रेड हो रहा है, क्यों ये कोरोना की वजह से इतनी मौतें हो रही है और क्यों ना हम जान लें कि इसके पैंतरे क्या हैं, इसकी स्ट्रेटजीज क्या है, ताकि लॉकडाउन खत्म होने के बाद हम सतर्क रह सकें, हम सेफ रह सकें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कोरोना कैसे इन्फेक्ट करता है ह्यूमन बॉडी को वो बताने वाला हूँ। इसके एंड में मैं आपको कोरोना के किलिंग स्ट्रेटजी समझाने वाला हूँ और इस पूरे सिनेरियो पे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ये भी बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों, आज के कलयुग में रोज़ 800 मिलियन वायरसेस पर स्क्वायर मीटर हमारे प्लानिटरी बाउंड्री के ऊपर डिपॉजिट हो रहे हैं। थोड़ा समझने वाला एग्जांपल दूँ तो अगर आप सी वाटर का एक जार लेते हो, 1 लीटर का जार अगर आप सी वाटर का लेते हो तो उसमें 100 बिलियन वायरसेस होते हैं। तो कितना अबंडेंस में ये हमारे बीच प्रेजेंट है। ये वायरसेस बहुत जनरेशन से, इवोल्यूशन से हमारे बीच प्रेजेंट है। दोस्तों, वायरस वर्ड का ओरिजिन एक लैटिन वर्ड्स है जिसका मतलब पॉइजन होता है। दोस्तों, ये एक नॉन लिविंग एंटिटी है, एक सैक है जिसके अंदर एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है उसका जेनेटिक मटेरियल, वो चाहे आरएनए हो या डीएनए हो। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये वायरसेस हमारे बीच इवोल्यूशन के टाइम से प्रेजेंट है, तो इन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खुद के अंदर कुछ एबिलिटीज़, कुछ पावर्स लाई है ताकि वे जिंदा रह सके, सर्वाइव हो सके और हमारी इम्यूनिटी सोल्जर्स के साथ फाइट कर सके। तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें क्या आप सुनना चाहोगे इनके बारे में? जैसे कि कुछ वायरसेस क्या करते हैं दोस्तों, हमारी जो सेल वॉल है, सेल की मेम्ब्रेन है जो कि एक बायोलिपिड, एक फैट के दोहरी परत से बनी होती है, वो मेम्ब्रेन चुरा लेते हैं, लिटरली वो स्टील कर लेते हैं और अपने ऊपर एक एनवलप बना लेते हैं ताकि वो सेम हमारे सेल की तरह दिखे और जब हमारे इम्यूनिटी की आर्मी आए रडार, उसके रडार में वो ना आ पाए। और कुछ वायरसेस क्या करते हैं दोस्तों, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, हेपेटाइटिस बी वायरस हो गया, ये हमारे बॉडी के अंदर विटामिन डी के कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, उन्हें ब्लॉक कर देते हैं। अब विटामिन डी के ही रिसेप्टर्स को क्यों ब्लॉक करते हैं? तो विटामिन डी इम्यून मॉड्यूलेटर है, ये अपने इम्यून सिस्टम पे कंट्रोल रखता है। दोस्तों, ये एक ऐसे विटामिन है जो कि हार्मोन फैक्टर का भी काम अदा करता है। इन वायरसेस को पता है कि जैसे ही अटैक हो जाए सबसे पहले विटामिन डी ही होता है जो इन्हें सिग्नलिंग करता है हमारे इम्यूनिटी सोल्जर्स को कि यहाँ पे अटैक हुआ है, उन्हें एक्टिव बनाता है। तो ये वायरसेस क्या करते हैं, ये उसी के रिसेप्टर्स को डाउनग्रेड कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। स्मार्ट मूव। और एक चीज़ इंटरेस्टिंग क्या लगी मुझको कि कुछ वायरसेस जो होते हैं वो अपने अंदर के जेनेटिक मटेरियल्स को म्यूटेशंस के द्वारा उनके कोडिंग को हमेशा चेंज करते रहते हैं। उनके जो प्रोटीन्स होते हैं उनको रीशफल करते रहते हैं, उसको शिफ्टिंग ड्रिफ्टिंग बोलते हैं। तो इससे होता क्या है कि ये हमारी इम्यूनिटी के लिए अनरिकग्नाइजेबल हो जाते हैं, हमारी इम्यूनिटी को उन्हें ढूंढने के लिए बहुत सा टाइम लग जाता है। कुछ वायरसेस तो क्या करते हैं दोस्तों, कंटिन्यूसली हमारे बॉडी के अंदर मूव होते रहते हैं, ये जॉइंट से वो जॉइंट, वो जॉइंट से वो जॉइंट, एक साइनोवियल फ्लूइड से दूसरे साइनोवियल फ्लूइड, मतलब जॉइंट में जो साइनोवियल फ्लूइड रहता है तो एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट के अंदर ये मूव कंटिन्यूसली होते हैं ताकि हमारी इम्यूनिटी सोल्जर्स, हमें हमारी आर्मी उनका पीछा करके जब उन्हें मारने का ट्राई करे तो एक ऑटो इम्यून कंडीशन क्रिएट हो जाती है, जैसे हमारी ही इम्यूनिटी हमारे ही सेल्स पे, हमारी बॉडी के सेल्स पे अटैक कर देती है। तो ये इनकी स्ट्रेटजी होती है। और एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी मुझे लगी कि जैसे ही बॉडी में वायरसेस का अटैक होता है, ये वायरसेस कुछ एंटीजेंस रिलीज करते हैं। तो हमारी जो इनेट इम्यूनिटी होती है, सबसे पहले जो इम्यूनिटी प्रतिकार क्षमता जो हमारी सबसे पहले हरकत में आती है उसे इनेट इम्यूनिटी कहते हैं, जिसके साथ आप जन्मे हो। तो ये इनेट इम्यूनिटी क्या करती है, इन पे जनरल अटैक करती है। इसमें कोई स्पेशल फोर्सेस नहीं होती है, ये जनरल सेल्स, इम्यूनिटी सेल्स होते हैं जो इन पे अटैक करते हैं। अब इधर तक तो सब ठीक है, लेकिन जब मामला बढ़ जाता है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी इसमें शामिल हो जाती है तो ये शातिर वायरसेस सुपर एंटीजेंस रिलीज करते हैं। तो उससे होता क्या है, ये सुपर एंटीजेंस जहाँ जहाँ जाता है वहाँ सब चीज़ों को हमारी बॉडी के अंदर बाइंड हो जाता है। तो उसके वजह से हमारे जो स्पेशल फोर्सेस है वो उसको अटैक करने में का ट्राई करते हैं और उसमें बहुत सारा कोलैटरल डैमेज हमारी बॉडी को हो जाता है। तो ये इनके कुछ पैतरे हैं जो ये इन्होंने सीखे ओवर द टाइम। अब मैं आता हूँ कोरोना की ओर। दोस्तों, ये नोवेल कोरोना वायरस ह्यूमन कोरोना वायरस फैमिली का सबसे चहीता लाल बन चुका है।
अब इसके पहले भी इसके फैमिली से कुछ वायरसेस आए, जैसे कि कुछ अल्फ़ा वायरसेस हो गए, जैसे कि मर्स कोरोना वायरस हो गया जो बीटा कैटेगरी में था। अभी पिछले कुछ सालों पहले सार्स आया था। इन्होंने भी अपना नाम रोशन करने का ट्राई किया, लेकिन ये कुछ खास नहीं कर पाए। लेकिन इनके बाद ये कोरोना वायरस जब आए तो इन्होंने अपने अंदर ऐसे कुछ म्यूटेशंस, ऐसे कुछ एडेप्टेशंस लाए कि आप रिजल्ट तो देख ही रहे हो। तो इन्हें SARS-CoV-2 नाम दिया गया और इनके द्वारा उत्पन्न हुई डिसीज़ को कोविड-19 नाम दिया गया और ये पूरे दुनिया में फैल गए और पैंडेमिक हो गए। दोस्तों, इस कोरोना वायरस ने जो अडेप्टेशंस खुद के अंदर लाए हैं वो एनवायरनमेंट के थ्रू लाए हैं या मानव निर्मित इसे दिए गए हैं वो एक अलग डिबेटेबल मैटर है जो कुछ देशों में चल रहा है, हम उसमें डीप में नहीं जाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि कोरोना का मेन मोटिव क्या है, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको जो भी समझाया है, जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आगे भी दूंगा आपको, मैं सब लेमैन लैंग्वेज में देने वाला हूँ। मतलब हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज कुछ ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं करने वाला हूँ, ट्राई करने वाला हूँ कि कम से कम यूज़ करो। तो प्लीज़ मेरे साथ वीडियो में बने रहे। तो दोस्तों, इसका प्राइमरी गोल ये है, अच्छे से आप एक एक स्टेप समझ लीजिए। सबसे पहले इसको ये लगता है कि कुछ भी करके इस वायरस को हमारे इंसानों के अंदर पहुंचना है और उसके अंदर जो हमारे सेल्स होते हैं उस सेल्स के अंदर जाके, भीतर जाके छुपना है, उसे ही अपना अड्डा बनाना है। तो ये इसका प्राइमरी गोल है, जिसके ऊपर इसकी बाकी की आगे की स्ट्रेटजीज डिपेंड होती है। अब दोस्तों, ये जिंदा एंटिटी तो है नहीं, जिंदा चीज़ तो है नहीं वायरस कि ये खुद चल के या उड़ के जाए। तो ना चाहते हुए भी इसके प्राइमरी गोल को कंप्लीट करने में हम इंसान, जो कि इसके होस्ट होते हैं, वही उसकी मदद करते हैं। अब एनवायरनमेंट से इसे कोई सरफेस तक, किसी भी चीज़ के सरफेस तक पहुंचाने में हम इंसान ही इसकी मदद करते हैं, हम ही इसको वहाँ तक लाते हैं। एक बार ये उस सरफेस तक पहुंच गया कि उन पर्टिकुलर सरफेसेस पे कुछ पर्टिकुलर समय तक वो जिंदा रह सकता है, जैसे कि आप देख रहे हो इस स्लाइड में। वो हम ही इंसान हैं जो इसके होस्ट भी बनते हैं और इसके कैरियर भी बनते हैं। अब ये जिन सरफेसेस पे है वहाँ से उनको अगर हम टच करते हैं, अगर वो वहाँ से हमारे हाथ पे, हमारे बॉडी पे आता है, तो वहाँ से भी उसको उसकी पॉइंट ऑफ एंट्री तक पहुँचाने का काम, मतलब आँख, नाक और मुंह तक पहुँचाने का काम भी हम ही करते हैं। और अगर एक बार ये इन पॉइंट ऑफ एंट्रीज से रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर पहुँच जाए तो वहाँ इन भाई साहब की एक स्पेशल सेटिंग है और वो है ACE2 रिसेप्टर्स। अब ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं दोस्तों कि इस वायरस को हमारे बॉडी के अंदर जो सेल होते हैं उस सेल की बॉडी से अटैच करवा देते हैं। एक बार ये सेल उस बॉडी के वॉल को अटैच हो गया, जिसको अटैचमेंट बोलते हैं, अटैच हो गया कि फिर वो उसके अंदर घुस जाता है, उसे इन्वेजन बोलते हैं। एक बार ये सेल के अंदर इन्वेजन हो गया, अंदर घुस गया, इन्वेड कर लिया इसने, फिर ये अपने आप को डिकोड कर देता है, मतलब इसके अंदर जो भी मटेरियल है वो ओपन अप कर देता है और ये अपने सेल मशीनरी को, जो सेल की जो खुद की मशीनरी है, उसको हाईजैक कर लेता है। अब ये सेल इसके कंट्रोल में आ गया दोस्तों। और RNA वायरस होने की वजह से एक खासियत इसकी ये भी है कि ये अपने आप को रिप्रोड्यूस कर पाता है, अपने अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, RNA जो है, उसको भी खुद बना पाता है कॉपी पेस्ट करके, और प्रोटीन्स भी खुद ही बना पाता है। तो ये कॉपी मशीन बन जाता है, कॉपी पेस्ट कर करके खुद को रिप्रोड्यूस कर करके अपने जैसे बहुत से वायरस बना लेता है। और सेल को हाईजैक करने के बाद उसके अंदर जो भी कुछ बाद में काम में आने वाली चीज़ें हैं, जो उसे काम में आने वाली है शरीर के अंदर में, वो सब खुद ले लेता है, असेंबल कर लेता है खुद को, उसको असेंबली बोलते हैं। जैसे हम लोग PUBG में खेलते हैं तो हम लोग जैसे वो घर में जाते हैं, जो भी कुछ आगे काम में आने वाली चीज़ें दिखते हैं, गन्स दिखते हैं, तो खुद उठा लेते हैं, इक्विप्ड हो जाते हैं खुद, वैसे ही खुद को इक्विप कर लेता है, ये असेंबल हो जाता है। फिर ये सब वायरसेस जो ये अंदर बनाता है, रिप्रोड्यूस करता है, ये सब वो सेल वॉल के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, जिसे शेडिंग बोलते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जाने से लेके अभी तक इस वायरस ने जो भी अपनी खुफिया मिशन में किया है वो सब सेल बॉडी के अंदर हुआ है। तो अभी तक हमारी इम्यून सोल्जर्स, हमारी इम्यूनिटी आर्मी उसे डिटेक्ट नहीं कर पाई, ये शुरुआती दौर है। लेकिन जो इन्फेक्ट हुआ पर्सन है वो कैरियर बन चुका है, तो वो स्नीजिंग के थ्रू जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उसके थ्रू, यहाँ वहाँ टच करता है उसके थ्रू, इस वायरस को ना चाहते हुए भी स्प्रेड कर रहा है। अभी मैं इसकी वजह से डेथ्स क्यों हो रहे हैं वो समझाने जा रहा हूँ, इसलिए कुछ मेडिकल टर्म्स आएंगे तो प्लीज़ समझ लेना दोस्तों। जैसे जैसे ये कॉपी पेस्ट कर करके, रिप्रोड्यूस कर करके अपने से वायरसेस बनाते जाता है, जिसे हम वायरल लोड बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में,
तो जैसे जैसे वायरल लोड बढ़ता है हमारी इम्यूनिटी को पता चल जाता है कि वायरल अटैक हुआ है। पर्टिकुलर वायरसेस को पर्टिकुलर टिश्यू के लिए एफिनिटी होती है दोस्तों। जैसे इस वायरस को लंग टिश्यू के लिए एफिनिटी है, इसीलिए पहले पहले आए रिपोर्ट्स और रिसर्चेस के हिसाब से न्यूमोनिया और ARDS मतलब एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, यही 2 मौत के कारण ज़्यादा पाए जा रहे थे, जो कि कुछ केसेस में बराबर भी है। लेकिन नए आए रिसर्चर्स के हिसाब से, जो नए रिसर्च अभी आए हैं उनके हिसाब से मौत का कारण कुछ और भी है, जो अच्छी से समझ लीजिए, सुन लीजिए। जैसे कि हमारी इम्यूनिटी को मालूम पड़ गया है कि वायरल अटैक हुआ है, तो हमारे जो इम्यूनिटी सेल्स रहते हैं कुछ मैसेंजर प्रोटीन्स रिलीज़ करते हैं। ये प्रोटीन्स एक केमिकल फॉर्म में होते हैं जिन्हें हम साइटोकाइंस कहते हैं। ये साइटोकाइंस मैसेजेस कैरी फॉरवर्ड करते हैं आगे हमारे स्पेशल फोर्सेस को कि आप जल्दी से यहाँ आइए, यहाँ पे कुछ अटैक हुआ है। साइटोकाइंस 2 तरह के होते हैं, इन्फ्लामेटरी या नॉन इन्फ्लामेटरी। अब एक तरफ ये साइटोकाइंस इन्फ्लामेशन पैदा कर रहे हैं, कुछ इंटरफेरॉन्स है वो फीवर पैदा कर रहे हैं। अब ये फीवर, इन्फ्लामेशन, ये सब सिम्टम्स है जो बाहर से हमको दिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में जैसे अभी फीवर को ले लो, अभी फीवर बाहर से सिम्टम दिख रहा है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है? अंदर ये फीवर हमारी इम्यूनिटी की एक स्ट्रेटेजी है जो कि वायरस के रिप्रोडक्शन रेट को कम कर रही है। अगर ये सब सिम्टम्स को देख के अगर पेशेंट डॉक्टर के पास चले जाए और डॉक्टर उसे कोरोना के हिसाब से जो भी दवाई आजकल दे रहे हैं, जैसे हाइड्रोक्सीक्विनोन दे रहे हैं, कुछ एंटीवायरल दवाई दे रही है और प्लस जिंक दे रहे हैं, तो ये सब दवाइयाँ दे दे तो वो थोड़ा स्टेबल हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब 20 to 30% पेशेंट्स ऐसे हैं दोस्तों जो असिम्टोमेटिक है, जिन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि अंदर ये सब चल रहा है, हो रहा है। अब ये असिम्टोमेटिक पेशेंट्स में से अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग बीमारी के शिकार है, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या हार्ट की बीमारी के, तो इन लोगों में इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक रहती है। ये जैसे जैसे वायरल लोड बढ़ता जाता है, हमारी इम्यूनिटी के जो सेल्स है वो साइटोकाइंस जैसे केमिकल रिलीज कर दे, क्यों? मैसेज देने के लिए कि और लोग आओ और वॉर, यहाँ पे वॉर चल रहा है, हमें ज्वाइन करो, स्पेशल फोर्सेस को बुलाने के लिए। ये जो साइटोकाइंस रिलीज करने वाले इम्यून सेल्स है, ये वायरस इनको भी इन्फिल्ट्रेट कर देता है। तो ये जितने साइटोकाइंस रिलीज करने चाहिए उससे ज़्यादा साइटोकाइंस रिलीज करने लग जाते हैं। उस पर कोई रेगुलेशन ही नहीं रहता है, कंट्रोल ही नहीं रहता है। बहुत सारा साइटोकाइन केमिकल आ जाता है और एक साइटोकाइन स्टॉर्म बना देता है। बहुत सारी इम्यूनिटी सोल्जर्स, स्पेशल फोर्सेस, आर्मी के सब वहाँ पे जमा हो जाते हैं इस वॉर के लिए, और हर एक सेल कुछ ना कुछ टॉक्सिन रिलीज करने लगता है इस वायरस को मारने के लिए। जैसे साइटोकाइन स्टॉर्म तो ऑलरेडी है ही, ऊपर से ये नेचुरल किलर सेल्स कुछ इंटरफेरॉन्स जैसे केमिकल्स रिलीज कर देते हैं। फिर यही नेचुरल किलर सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स करके कुछ सेल्स रहते हैं, वो उनके साथ मिलके ये परफोरिन नाम का एक केमिकल रिलीज कर देते हैं। तो ये सब केमिकल्स, ये सब टॉक्सिन्स, पॉइजन्स वायरसेस को मारने के लिए रिलीज करते हैं। इन सब से हमारी बॉडी पे बहुत सारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, और इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से लंग्स, हार्ट, ब्रेन की कुछ आर्टरीज में छोटे छोटे ब्लड क्लॉट्स हो जाते हैं और स्कार टिश्यू फॉर्म होने लग जाता है। हाँ दोस्तों, तो ये है मेन कारण। ऑलरेडी लंग अफेक्ट हो चुका है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू ही ये वायरस अंदर आया है। और सोचिए अगर लंग के सैक्स के अंदर में स्कार टिश्यू फॉर्म हो जाए, लंग्स कुछ छोटे छोटे सैक्स का बना होता है, वो सैक्स ही अगर स्टीफ हो जाए, उसमें अगर स्कार बन जाए, तो सीवियर इनसफिशिएंसी ऑफ ब्रीदिंग होती है। अब ऐसे सीवियर पेशेंट्स को वेंटिलेटर्स पे शिफ्ट करने के बाद ये इनसफिशिएंसी, हाइपोक्सिया, ये चीज़ें थोड़ी स्टेबल हो जाती है। लेकिन ये ब्लड क्लॉट्स और ये जो स्कारिंग ऑफ टिश्यू आर्टरीज में होते हैं, हार्ट में होते हैं, ब्रेन में होते हैं, ये मेन कारण है जो लोगों को मार रहा है। मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है और ये बढ़ते रहेगा अगर हम अच्छे से हमारी इम्यूनिटी का ख्याल ना रखें। दोस्तों, ये शातिर वायरस हमारे ही इम्यूनिटी के ओवर रिएक्शन से हमें ही मार रहा है। तो कहीं ना कहीं इस ओवर रिएक्शन को बैलेंस करना जरूर। अगर आप इस पूरे सिनेरियो पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूछोगे तो मैं इतना ही बताऊंगा कि दोस्तों, इसके डेथ रेट से ज़्यादा इसके स्प्रेडिंग रेट से डरो, क्योंकि स्प्रेड बहुत फास्ट हो रहा है दोस्तों। डेथ तो हालांकि सिर्फ सीवियर केसेस में ही हो रहे हैं, और वैक्सीन इज द अल्टीमेट सोल्यूशन। सो तब तक खुद के इम्यूनिटी पे आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करो, जो कि मेरा अगला वीडियो आपको गाइड करेगा ही। बट दोस्तों, लॉकडाउन खुलने का इंतज़ार जैसे आप कर रहे हो, वैसे कोरोना भी लॉकडाउन खुलने का इंतज़ार कर रहा है और आपके बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहा है। सो प्लीज़, आप जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखो। बाहर निकल ही रहे हो तो मास्क पहनो, 6 फीट का डिस्टेंस रखो, प्रॉपर हैंड सैनिटाइजेशन, प्रॉपर क्लीनलीनेस रखो। और दोस्तों, अगर आप मुझे यहाँ तक सुन रहे हो, अगर आपको मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दी थोड़ी पसंद आई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और स्टे एट होम,
स्टे सेफ, बाप्पा मोरया.